गुड इवनिंग साथियों। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो अपनी सीरीज चल रही है 10,000 प्लस मिक्स क्वेश्चनों की, उसका अगला वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर हैं दोस्तों। हर वीडियो में 25 प्लस क्वेश्चन रहते हैं और हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया जाता है। तो अब की बार एएलएम एसए डब्ल्यूपीओ जेई जीएसओ के लिए जितने जहाँ भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आएगी तो आपका अच्छे से एग्जाम तक है वो रिविजन पूरा निचोड़ आपको मिलेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार चैनल से जुड़े हों। तो टेक्निकल वैकेंसी के अपडेट और हर समय आपको लगातार क्लासें मिलती रहती हैं। निमी बुक का भी सोल्यूशन अपना करवाया जा रहा है दोस्तों। तो ईमानदार स्टूडेंट होने के नाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाना यार। तो एक नंबर अपना आज का क्वेश्चन है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए कौन सा कथन है वो सत्य है। तो पावर फैक्टर एक इकाई होता है, शक्ति खर्च यानी खर्च लिखा हुआ है, जीरो होता है कि उसमें हानि उसमें जीरो होती है, पावर फैक्टर जीरो होता है। तो बात करते हैं पहले पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर कौन सा होता है दोस्तों? वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात होता है कौन सा? पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का प्रतीक की बात करते हैं दोस्तों। प्रतीक कौन सा होता है? कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो कोस फाई यानी पावर फैक्टर वास्तविक और आभासी शक्ति का अनुपात होता है और प्रतीक होता है कोस फाई। अगर बात करें मात्रक की तो इसका कोई मात्रक है वो नहीं होता दोस्तों। क्वेश्चन कई बार उलझाने के लिए पूछ लिया जाता है कि पावर फैक्टर का मात्रक है, कोई नहीं होता। और पावर फैक्टर कितने प्रकार का होता है दोस्तों? एक होता है जैसे लीडिंग प्रकार का, एक होता है लेगिंग प्रकार का, एक होता है जीरो और एक होता है इकाई। तो लीडिंग कब होता है दोस्तों परिपथ का? पावर फैक्टर यानी पावर फैक्टर कम होने के कारण क्या है, धारा का मान है वो परिपथ में कम हो जाता है और हानियों का मान बढ़ जाता है। तो इसी कारण पावर फैक्टर का मान भी बैलेंस से रखा जाता है, ना तो लीडिंग ना लेगिंग, मतलब इकाई के आसपास रखा जाता है। तो लीडिंग कौन सा होता है? जब परिपथ अपना लोड किस प्रकार का हो? कैपेसिटिव प्रकार का हो लोड या भार, तो लीडिंग प्रकार की प्रवृत्ति होगी पावर फैक्टर की। और अगर इंडक्टिव लोड हो, इंडक्टिव, तो उस समय पावर फैक्टर कौन सा होगा? लेगिंग प्रकार का होगा दोस्तों। और जीरो प्रकार का कौन सा होता है? कमेंट में जरूर बताना, अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। उम्मीद है कि पता होगा, अगर नहीं है तो कमेंट में बताना, मैं आपको जरूर बताऊंगा अगर आपकी जानने की इच्छा है तो। और इकाई पावर फैक्टर किसका होता है दोस्तों? जो अपना क्वेश्चन है कि शुद्ध प्रतिरोधी रजिस्टिव सर्किट होती है ना, रजिस्टिव सर्किट, उसका परिपथ होता है पावर फैक्टर, सॉरी इकाई होता है दोस्तों। इकाई पावर फैक्टर होता है। जिस प्रकार डीसी का जो अपना सर्किट और डीसी धारा या डीसी धारा होती है उसका पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। तो शक्ति खर्च जीरो नहीं होती, उसमें हानि भी उसमें जीरो नहीं होती, पावर फैक्टर जीरो नहीं होता। प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर इकाई होता है दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है कि पी प्रकार के पदार्थ बनाने के लिए सिलिकॉन में किस पदार्थ की डोपिंग की जाती है? तो एक होता है पी प्रकार का, एक होता है एन प्रकार का दोस्तों, और एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम। यानी पी प्रकार के पदार्थ में सिलिकॉन भी मिलाकर और जर्मेनियम दोनों में से एक मिलाकर, यानी कौन से त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी पदार्थ मिलाकर एक तीसरा पदार्थ है वो तैयार किया जाता है। और इसी प्रकार अन्य प्रकार के पदार्थ में भी कभी सिलिकॉन मिलाकर तो कभी जर्मेनियम मिलाकर। सारी बातें जब इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक आएगा तो सारी बातें हम कवर करेंगे। अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पी प्रकार के पदार्थ बनाने के लिए सिलिकॉन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो पी प्रकार का पदार्थ होता है दोस्तों, इसकी त्रिसंयोजी पदार्थ इसमें मिलाए जाते हैं। कौन से होते हैं? जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एक हो गया इंडियम, एल्यूमिनियम, और एक इंडियम, और एक होता है एल्यूमिनियम, इंडियम और गैलियम। इंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये तीनों क्या होते हैं? पी प्रकार के त्रिसंयोजी पदार्थ, इसमें त्रिसंयोजी पदार्थ होते हैं दोस्तों। तो पी प्रकार के बनाने के लिए हम इन तीनों में से एक मिलाएंगे दोस्तों। तो इसमें कौन सा है? जर्मेनियम। तो एक सिर्फ क्या है? अर्धचालक पदार्थ है। आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये कौन से पंचसंयोजी? तो इसका राइट आंसर इंडियम रहने वाला है। यानी इंडियम क्या है? त्रिसंयोजी पदार्थ है, इंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो पी प्रकार के बनाने के लिए हमें त्रिसंयोजी मिलाया जाता है। अन्य प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए हमें पंचसंयोजी तत्व मिलाए जाते हैं, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, बिस्मिथ, इस प्रकार के अन्य में। और राइट आंसर इसका हो गया इंडियम। और अगला अपना क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडलियों का युग्मन होता है। कहने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और होती है सेकेंडरी। तो उनके मध्य युग्मन कपलिंग होती है कौन सी? क्या विद्युतीय रूप से जुड़े होते हैं? युग्मन का मतलब कपलिंग और जुड़ना। तो विद्युतीय रूप से जुड़े होते हैं या यांत्रिक रूप से वो जुड़ी होती हैं या चुंबकीय रूप से या फ्री ऑन। यानी ये तो एक ऑप्शन ही गलत है दोस्तों। यानी तीन ऑप्शन की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, सिर्फ चुंबकीय रूप से जुड़ी होती हैं। चुंबकीय
कोपलिंग होती है उनके मध्य, विद्युतीय नहीं होती और यांत्रिक भी नहीं होती। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। और अगला अपना क्वेश्चन है कि अर्थ प्रतिरोध को किस में मापा जाता है। अर्थ प्रतिरोध मेगर में, वाट मीटर में, अर्थ टेस्टर से या व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो मेगर दोस्तों किसके अंदर काम आता है, इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के काम आता है। इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए मेगर काम में आता है। और मेगर की धारा कौन सी, सप्लाई कौन सी होती है, डीसी। वाट मीटर शक्ति खपत नापने के काम आता है दोस्तों, पी पावर। और अर्थ टेस्टर यानी राइट आंसर अर्थ प्रतिरोध को मापा जाता है अर्थ टेस्टर से। तो मेगर की सप्लाई कौन सी होती है, डीसी। तो इसी प्रकार अर्थ टेस्टर की सप्लाई होती है एसी। और अर्थ टेस्टर है वो वोल्टेज ड्रॉप के सिद्धांत पर है वो कार्य करता है दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के मध्य प्रतिरोध होता है। यानी जो हमने पहले बात की थी वही आगे क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी होती है और एक होती है सेकेंडरी, इनके मध्य प्रतिरोध पूछा है कि शून्य होता है, अनंत होता है, 100 किलो ओम होता है या 1 मेगा ओम होता है। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के मध्य प्रतिरोध अनंत होता है दोस्तों, क्योंकि ये किसी भी रूप से जुड़ी नहीं होती, सिर्फ चुंबकीय रूप से ही जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, अनंत प्रतिरोध होता है। यानी इसमें डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता। जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी किसके कारण बनता है, एक चुंबकीय परिपथ वो बनता है, इसी कारण वो अपना परिपथ है वो चुंबकीय रेखाएं पूरा करती है। तो इनके मध्य प्रतिरोध वो अनंत पाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि चलती हुई इंडक्शन मोटर का एक फेज उड़ जाना क्या कहलाता है। तो क्राउलिंग होता है या हंटिंग, सिंगल फेजिंग या फ्लोटिंग। तो राइट आंसर होता है दोस्तों सिंगल फेजिंग। यानी इंडक्शन मोटर चल रही है और एक फेज उड़ गया तो राइट आंसर सिंगल फेजिंग हो गया। और जब मोटर नो लोड की अवस्था में होती है, नो लोड यानी स्टार्टिंग की अवस्था होती है और सिंगल फेजिंग अगर हो जाए तो क्या है, मोटर धीरे धीरे स्टार्ट हो सकती है, मोटर धीरे स्टार्ट होगी। और अगर मोटर क्या है लोड पर है, लोड पर है और सिंगल फेजिंग दोष हो गया तो इसका क्या होगा, मतलब मोटर में कुछ देर तक है वो उसी गति पर चलती रहेगी, लेकिन अन्य दो फेजों में अधिक धारा प्रवाहित होने के कारण मोटर अंततः वो जल जाती है लास्ट में। शुरुआत में यानी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडक्शन मोटर का नो लोड पर फेज उड़ जाना और लोड पर फेज उड़ जाना। यहाँ पर सीधा ही क्वेश्चन पूछा गया, अगर सीधा ही पूछ लिया जाता है तो राइट आंसर सिंगल फेजिंग हो गया, यानी फेज उड़ जाना क्या कहलाता है, सिंगल फेजिंग। और जब नो लोड पर पूछे और लोड पर पूछे तो अपने राइट आंसर इस प्रकार देना है। लैंप की आयु वोल्टेज बढ़ने से क्या होती है, क्या बढ़ती है या घटती है, समान रहती है या समाप्त हो जाती है। तो लैंप की आयु वोल्टेज बढ़ने से दोस्तों घटती है। यानी जो अपने कई बार घरों में जो सामान्य लैंप होता है, इनकेंडिसेंट लैंप जो पीले रंग का प्रकाश पैदा करता है, वोल्टेज बढ़ने या घटने पर फ्यूज हो जाता है। तो वही कारण होता है कि हमने इसके लिए 230 वोल्ट के लिए रेटेड किया था, इसी सप्लाई पर काम करवाना है। कई बार वोल्टेज कम हो जाती है, कई बार अधिक हो जाती है, तो लैंप की कार्यकारी क्षमता है वो घट जाती है। तो राइट आंसर लैंप की आयु वोल्टेज बढ़ने से घट जाती है। 230 वोल्ट की डीसी मोटर को 230 वोल्ट की एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, क्या आसानी से चलेगी या रुक जाएगी या जल जाएगी या कम दक्षता अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी। तो राइट आंसर पहले यही होगा दोस्तों, कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी, क्योंकि 230 वोल्ट की डीसी मोटर है और डीसी मोटर को हमने जैसे एसी सप्लाई दे दिया तो वो कुछ क्षण के लिए मतलब कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग होगी, उसमें चल जाएगी। लेकिन अगर बात करते हैं जैसे एसी मोटर है और उसको डीसी सप्लाई दे दी तो वो मोटर क्या होगी, तुरंत ही जल जाएगी। क्यों जल जाएगी, क्योंकि डीसी में इंडक्टेंस का प्रभाव होता नहीं है और एसी मोटर थी, कॉइल थी उसमें, और डीसी सप्लाई जैसे ही दी तो इंडक्शन का प्रभाव न होने के कारण कॉइल जल जाती है दोस्तों। लेकिन डीसी जो मोटर होती है कुछ देर के लिए वो एसी सप्लाई सहन कर सकती है और लेकिन चलेगी कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ। विभवांतर का वह मान जिस पर आयनीकरण की गति बढ़ जाती है क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, पीक इनवर्स वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्रांति खतरनाक वोल्टेज, सामान्य वोल्टेज। PIV पीक इनवर्स वोल्टेज किसको बोलते हैं दोस्तों, यानी किसी डायोड के सिरों पर रिवर्स बायस में जब कोई डायोड होती है फॉरवर्ड और रिवर्स में काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक आएगा तो सारी बातों पर हम सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो PIV यानी किसी डायोड को रिवर्स अवस्था में उस पर आरोपित की जाने वाली अधिकतम वोल्टेज को क्या बोलते हैं, PIV पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं दोस्तों। हालांकि राइट आंसर इसका क्या होगा कि विभवांतर का वह मान जिस पर आयनीकरण की गति बढ़ जाती है क्रांति खतरनाक वोल्टेज वो कहलाती है। राइट आंसर इसका 3 नंबर होगा। 2 RCC खंभों के बीच की दूरी क्या होती है, 40 से 50 मीटर या 80 से 100 मीटर, 50 से 80 मीटर या 60 से
100 मीटर। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है दोस्तों 60 से 100 मीटर, जो अपने आरसीसी पोल लगे होते हैं, खंभे लगे होते हैं, उनके बीच की दूरी होती है दोस्तों। और अगर बात करें जैसे दो आरसीसी खंभों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, यानी यहाँ पर इस प्रकार दो पोल लगे हैं और इनके बीच में जो दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं, स्पान बोलते हैं दोस्तों। स्पान के बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। एकल घूर्णीय मशीन जो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदल सकती है क्या कहलाती है? इन्वर्टर या रोटरी कन्वर्टर या एमजी सेट या रेक्टिफायर। तो घूर्णन करने वाली मशीन होनी चाहिए भी जो एसी को डीसी में बदलती है और डीसी को एसी में, दोनों में काम करती हो। तो इन्वर्टर की बात करें तो पहले क्या, इन्वर्टर एक स्थैतिक युक्ति है, घूमने वाली भाग नहीं है उसमें, कोई भी स्थैतिक युक्ति है। तो इस प्रकार ये आंसर नहीं हो सकता। रोटरी कन्वर्टर, इस पर बात करेंगे। एमजी सेट होता है, इसमें एक तरफ मोटर लगी होती है और एक तरफ जनरेटर लगा होता है। तो मोटर क्या करती है, एसी सप्लाई लेती है और जनरेटर से हमें डीसी सप्लाई प्राप्त कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एसी से डीसी, सिर्फ एसी से डीसी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। और इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है दोस्तों, इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। एमजी सेट एसी को डीसी में, और रेक्टिफायर भी क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। हमें क्या करना है क्वेश्चन के हिसाब से, डीसी को एसी, एसी को डीसी और डीसी को एसी दोनों में चेंज करना है। तो ये कार्य हमारा कौन करेगा, रोटरी कन्वर्टर करेगा दोस्तों। राइट आंसर इसका रोटरी कन्वर्टर करेगा। एक तरफ यहाँ से हम सप्लाई से एसी देंगे और दूसरी तरफ से क्या है, डीसी ले सकते हैं। और इसी प्रकार क्या है, इस तरफ है एसी देकर हम दूसरी तरफ डीसी सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर रोटरी कन्वर्टर होगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि सोडियम वेफर लैंप है वो किस रंग का प्रकाश प्रदान करता है? नीला, सफ़ेद, सफ़ेद आसमानी या पीला। तो राइट आंसर क्या होगा, पीला रंग का प्रकाश है वो सोडियम वेपर लैंप प्रदान करता है। निम्न में से कौन सी शर्त है वो ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़ने की नहीं है? तो ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़ना क्या कहलाता है दोस्तों, सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज कब करते हैं ट्रांसफार्मर को सिंक्रोनाइज, यानी दो ट्रांसफार्मर का लोड हम आपस में शेयर करने के लिए, बराबर बांटने के लिए, एक ट्रांसफार्मर पर अधिकतम लोड ना आए इसके लिए। तो उसके लिए शर्तें बताएगी, ये कौन सी नहीं है, यानी समांतर में जोड़ने की शर्त नहीं है, बाकी तो हैं। समान वोल्टेज बिल्कुल होनी चाहिए दोस्तों, समान धारा, समान धारा, समान फेज क्रम, समान ध्रुवता। ध्रुवता भी दोनों ट्रांसफार्मर की होनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन के हिसाब से अपना राइट आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि समान ध्रुवता तो होनी चाहिए। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि नहीं होनी चाहिए, कौन सी शर्त है? तो समान फेज क्रम, बिल्कुल समान फेज क्रम होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आपस में। RYB से RYB जोड़ेंगे। समान वोल्टेज, बिल्कुल समान वोल्टेज वाले होने चाहिए। लेकिन समान धारा, ये इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि समान धारा होना आवश्यक नहीं है दोस्तों। धारा प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्नों के आधार पर होती है, स्टेप अप स्टेप डाउन के प्रकार के आधार पर। तो धारा कुछ भी हो सकती है ट्रांसफार्मर की, लेकिन वोल्टेज, फेज क्रम, ध्रुवता, फ्रीक्वेंसी सभी कुछ है समान होने चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर 2 नंबर। और अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर कोई उष्मक तंतु उष्मा के साथ साथ प्रकाश भी पैदा करने लगता है, यानी हीटिंग एलिमेंट है वो, उष्मा के साथ साथ है वो प्रकाश भी देने लगता है। कब? जब उसका तापमान कितना हो जाता है, 1500 डिग्री सेल्सियस, 2300 डिग्री सेल्सियस, 2700 डिग्री सेल्सियस या 900 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में क्वेश्चन है वो घुमा घुमा कर इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि अब की बार ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो तंतु यानी हीटिंग एलिमेंट के साथ प्रकाश है वो 900 डिग्री सेल्सियस जब उसका तापमान होता जाता है, किसी भी हीटिंग एलिमेंट का, हीटिंग एलिमेंट यानी जो अपने जो इनकैंडिसेंट लैंप में जो लगा होता है हीटिंग एलिमेंट है, टंगस्टन का जो बना होता है, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। जब उसका तापमान है वो 900 डिग्री सेल्सियस होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगता है कि वो 900 डिग्री सेल्सियस आने पर वो यानी उष्मा के साथ साथ वो प्रकाश भी देने लगता है। जब लैंप गर्म होता है ना, बल्ब उसी सिद्धांत पर गर्म होता है और इसी सिद्धांत पर प्रकाश देता है। उसका तापमान है वो 900 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। जो भी इन क्वेश्चनों के प्रति अपना डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना यार। वीडियो आपको कैसी लगी बताया करो, अपना रिव्यू दीजिए दोस्तों कमेंट में, अगर वीडियो आप पूरे देखते हो तो, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हरियाणा में अब की बार बहुत अच्छा मौका है आपके पास। ALM SAWPO वाले जितने भी साथी हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए, ऐसा मौका न तो आया था और नहीं आने वाला है। अपनी तैयारी को निरंतर एक धार दीजिए दोस्तों, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। फैराडे के विद्युत अपघटन प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान समानुपाती होता है किसके? यानी फैराडे का नियम की बात करें इस उत्तर के अनुसार, प्रथम नियम उन्होंने पूछा है, प्रथम नियम M बराबर
Z इंटू आई इंटू टी होता है दोस्तों। इस सूत्र के हिसाब से हमें आंसर बताना है। इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान है वो किसके समानुपाती होते हैं। m द्रव्यमान है यहाँ पर, तो धारा और समय के, धारा और समय के अनुपात के, धारा और समय के गुणनफल के और रासायनिक तुल्यांक के। तो धारा और समय के ये तो होगा, लेकिन जब हमें ऑप्शन दिया गया है दोनों सी नंबर की धारा और समय के गुणनफल के, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई का जो निशान दिया है इसके हिसाब से राइट आंसर सी होगा दोस्तों, ना कि ए। एम द्रव्यमान, जड़ विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो गया दोस्तों, यानी जड़ विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो गया आई धारा और टी समय सेकंड में। तो इसके नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ या इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान है वो विलयन में से प्रवाहित की गई धारा के समानुपाती होता है। एम द्रव्यमान आई इंटू टी, यानी धारा का समय द्रव्यमान उसके समानुपाती होता है किसके, धारा और उसमें लगने वाले समय आई इंटू टी के। अगला अपना क्वेश्चन है कि लोहा चुंबकीय पदार्थ है वो निम्न में से कौन सा है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं लकड़ी, चांदी, निकल और पारा, यानी एक होता है फेरो चुंबकीय पदार्थ। फेरो चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो कौन सा आता है दोस्तों इसमें, जैसे लोहा, निकिल, लोहा, निकिल और स्टील, फौलाद, निकिल, स्टील, फौलाद और कोबाल्ट, टंगस्टन, और जैसे इनसे बनी मिश्र धातुएं जैसे एल्कोनेक्स हो गया। इस प्रकार की वस्तुएं फेरो में आती हैं। अब बात करें जैसे पेरा की, पेरो या अणुचुंबकीय पदार्थ जिसको बोल दिया जाता है अणुचुंबकीय पदार्थ। तो पेरा में कौन से आते हैं दोस्तों, जैसे तांबा आ गया, कॉपर और एल्यूमिनियम आ गया, सोना आ गया, चांदी आ गया, और जैसे वायु आ गई। वायु किस में आती है, वायु कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है घुमाने के लिए, क्वेश्चन का लेवल बदलने के लिए वायु का कई बार पूछा गया है कि पेरा चुंबकीय पदार्थ में आती है वायु। और आगे हम बात करें जैसे आता है फेरो, पेरा हो गया, डाया, डाया क्या बोलते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ या डाया चुंबकीय पदार्थ, इस डायो मैग्नेटिक पदार्थ। इसमें कौन से आते हैं दोस्तों, लकड़ी आती है, तो लकड़ी आ गई, और जल, बिस्मिथ, और जैसे एंटीमनी, कांच, कांच का भी कई बार पूछा गया जिस प्रकार वायु का पूछा जाता है, कांच आ गया, प्लास्टिक, प्लास्टिक आदि किस में आते हैं, डाया में आते हैं दोस्तों। याद रखना, इन चीज़ों को लिख लेना। और अगर राइट आंसर की बात करें लोहा चुंबकीय पदार्थ में से कौन सा है, तो निकिल आएगा दोस्तों। निकिल क्या है, लोहा चुंबकीय। लकड़ी किस में आती है, डाया में आती है। चांदी किस में, पेरा में आती है। और पारा किस में आता है, ये भी डाया में आता है दोस्तों। थर्मोस्टेट को जोड़ा जाता है सप्लाई के श्रेणी क्रम में, सप्लाई के समांतर में या भार के समांतर में, कहीं भी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों थर्मोस्टेट है सप्लाई के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। उसमें सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति इन टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए काम में आती है। थर्मोस्टेट श्रेणी क्रम में लगता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर क्षति का कुल मान कितना प्रतिशत होता है। तो डीसी जनरेटर में दो कुल जैसे हानियाँ होती है, एडी करंट हानि, लोहा हानि, उस प्रकार क्या आती है, एक क्षति होती है आर्मेचर क्षति, एक होती है शंट फील्ड क्षति, शंट फील्ड क्षति। तो आर्मेचर क्षति कुल क्षति का कितने प्रतिशत होती है, 20 से 35, 40 से 45 या 30 से 35 या 30 से 40%। उसका राइट आंसर आने वाला दोस्तों 30 से 40% है वो कुल क्षति का, कुल हानि का। आर्मेचर में जो हानि होती है वाइंडिंग में, आर्मेचर की जो वाइंडिंग में हानि होती है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो कॉपर की होती है, बिल्कुल हानि तो जरूर होगी इसमें, तो 30 से 40% होती है। और शंट फील्ड की कितनी होती है दोस्तों, शंट फील्ड की होती है 20 से 35%। 20 या 30 कई बार राउंड फिगर में ले लिया जाता है। तो 20 से 35% शंट फील्ड की होगी, और आर्मेचर की कितनी होती है, 30 से 40%। अगला अपना क्वेश्चन है कि हॉर्न गैप तड़ित चालक को 440 वोल्ट सप्लाई पर प्रयुक्त किया जाता है, तो तड़ित चालक के यानी दोनों चालकों के बीच की दूरी कितनी होती है। हॉर्न गैप जो अपना तड़ित चालक होता है और 440 वोल्ट यानी 3 फेज की सप्लाई है। और इस प्रकार जैसे तीन चालक हो गए आर वाई बी, इन दो चालकों के मध्य यानी हॉर्न गैप जो तड़ित चालक लगता है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है दो चालकों के मध्य, दो लाइन के मध्य, तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 5 mm, 10 mm, 1.6 mm, 20 mm। तो भारतीय विद्युत मानकों के अनुसार एकदम राइट
आंसर है दोस्तों इसका 1.6 mm। यानी ये दो फेज हो गए, दो चालक हो गए, इनके बीच की दूरी 1.6 mm होनी चाहिए जब हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हॉर्न गैप त्वरित चालक का प्रयोग कर रहे हैं। तो रेफ्रिजरेटर में डीप फ्रीजिंग चैम्बर कक्ष का न्यूनतम तापमान है वो कितना होता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 4 डिग्री सेल्सियस या -0 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री या 10 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर -5 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर का फ्रीजिंग चैम्बर होता है जहाँ पर हम बर्फ जमाते हैं, उसका न्यूनतम तापमान क्या होना चाहिए, कम से कम -5 डिग्री सेल्सियस। SCR में कितने PN जंक्शन होते हैं दोस्तों। तो SCR क्या होता है दोस्तों, तो बात करते हैं SCR किस काम में आता है, यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको पता भी होगा, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अगला अपना क्वेश्चन है कि SCR में कितने PN जंक्शन होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो बात करते हैं पहले SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। आपको पता होगा दोस्तों इसकी फुल फॉर्म के बारे में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और कितने PN जंक्शन होते हैं, बात करते हैं SCR का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मोटर परिपथ में गति नियंत्रण के लिए, गति नियंत्रण हेतु SCR का प्रयोग वो किया जाता है दोस्तों। और SCR का एक दूसरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है, SCR को क्या बोलते हैं, थायरिस्टर। थायरिस्टर भी SCR का एक दूसरा नाम है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो SCR में कितने PN जंक्शन होते हैं, तो SCR में 3 PN जंक्शन होते हैं दोस्तों। और कई बार परत पूछ ली जाती है, लेयर, SCR की परत कितनी होती है, तो SCR होता है 4 लेयर का, 4 परतों वाला होता है दोस्तों। SCR 4 परत होते हैं, 3 PN जंक्शन होते हैं। और कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, एक दिशीय होता है या द्विदिशीय होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है SCR कितने दिशीय होता है, एक दिशीय या 2 दिशीय। उम्मीद है कि आप कमेंट जरूर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अपने दोस्तों से भी करवाना यार, मोटिवेट मिलता है। एक 8 पोल वाली मोटर की 50 हर्ट्ज सप्लाई पर रोटर गति हमसे पूछी है दोस्तों, कितनी होगी। रोटर गति 720 RPM हो तो रोटर स्लिप का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी एक 8 पोल वाली मोटर की 50 हर्ट्ज सप्लाई पर रोटर गति 720 RPM हो तो स्लिप का मान हमसे पूछा है कितना होगा। तो स्लिप होती है दोस्तों 3 प्रकार की, एक होती है सीधी स्लिप, एक होती है अंशीय स्लिप, एक होती है प्रतिशत स्लिप। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है प्रतिशत स्लिप वाला, तो सीधा हम प्रतिशत स्लिप पर चलते हैं। प्रतिशत स्लिप ज्ञात करने का सूत्र होता है NS माइनस NR बट्टा में NS इंटू 100। इस फॉर्मूले में सारे मान रखने हमें, कैलकुलेशन करनी है। NS कौन सा है, सिंक्रोनस गति, NS सिंक्रोनस गति, NR रोटर गति है दोस्तों। सिंक्रोनस गति कितनी है हमारी, NS पहले हम ज्ञात करते हैं, F बराबर सिंक्रोनस गति NS बराबर ज्ञात करने का सूत्र F इंटू 120 बटा में P। इस फॉर्मूले से हम ज्ञात करते हैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और 120 बटा में पोल दिए हमें 8। तो राइट आंसर इसका कैलकुलेशन करने पर आता है दोस्तों 750 RPM। और अब जैसे 750 RPM NS माइनस NR रोटर गति हमें बताई गई कितनी, 720 और बटा में NS यानी 750 है। तो इसका 30 बटा में 750 इंटू 100 करेंगे तो राइट आंसर कितना आएगा दोस्तों, यानी इसको हल करने पर आता है 0.04। 0.04 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो राइट आंसर आता है 4%। यानी स्लिप का मान कितना आता है दोस्तों, 4%। इसका सही आंसर रहेगा। कैलकुलेशन आप भी जरूर करना दोस्तों। 33 kV लाइन की भवन की छत से न्यूनतम उर्ध्व ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, एकदम ऑथेंटिक आंकड़ा पूछा गया है दोस्तों। 33 किलोवोल्ट की लाइन है और जिस प्रकार हमारा कोई ये भवन है और भवन की ये छत है, तो छत से ऊपर न्यूनतम ऊंचाई उर्ध्व यानी खड़ी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए इसकी, छत से लगभग न्यूनतम ऊंचाई पूछिए कि लाइन कम से कम इतनी ऊंचाई से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो न्यूनतम ऊंचाई कितनी पूछी है दोस्तों, राइट आंसर आने वाला है इसका 5.19 मीटर या 3.66 मीटर या 4.44 मीटर या 1.22 मीटर। तो राइट आंसर आएगा इसका 3.66 मीटर वो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए दोस्तों। इससे कम नहीं होनी चाहिए, अधिकतम हो सकती है लेकिन कम से कम इतनी ऊंचाई होनी चाहिए लाइन की छत से। और
वोल्टेज के हिसाब से आंसर बदल जाते हैं, कभी 33 kV का तो कभी 11 kV 220 हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की लाइनें पूछी जाती है दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है कि आर्मेचर में से कम विद्युत वाहक बल व अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग है वो की जाती है, लेप या वेव, चेन या सेकेंडरी है। तो कम विद्युत वाहक बल और अधिक विद्युत धारा के लिए ये जो लेप और वेव डीसी मशीनों की वाइंडिंग है दोस्तों, और ये चेन और सेकेंडरी अन्य कुछ वाइंडिंग होती है वो एसी मशीनों में की जाती है, लेकिन डीसी में कौन सी वाइंडिंग की जाती है, लेप और वेव। तो कम विद्युत वाहक बल और अधिक विद्युत धारा के लिए हमें वेव वाइंडिंग करते हैं दोस्तों। याद रखने की एक ट्रिक है कि विद्युत वाहक बल प्राप्त करना है हमें कम, तो वैसे वेव और वैसे विद्युत वाहक बल, एक का याद रख लो, यानी विद्युत वाहक बल तो कम मिलेगा, अधिक धारा मिलेगी। अगर हमसे पूछ लिया जाता कि कम धारा, सॉरी क्वेश्चन हो गया इसमें कम विद्युत वाहक बल और अधिक विद्युत धारा प्राप्त करनी है, तो कम विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए, अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए लेप वाइंडिंग की जाती है दोस्तों। अगर अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करना हो तो, अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करना हो तो हमें वेव वाइंडिंग करनी होती है। यानी एक याद रख लो, जैसे अधिक विद्युत वाहक बल वैसे विद्युत वाहक बल और वैसे वेव, और बाकी चीज़ें जैसे विद्युत वाहक बल अधिक मिलेगा तो धारा ऑटोमेटिक कम मिलेगी, और उसका दूसरा अपोजिट हो गया, कम विद्युत वाहक बल तो धारा अधिक हो गई, तो वो कौन सी हो गई, लेप होगी, जो हमने क्वेश्चन में पूछा है। तो अधिक विद्युत वाहक बल के लिए वेव वाइंडिंग होती है, कम विद्युत वाहक बल के लिए लेप होती है। इस प्रकार क्वेश्चन को याद रखना। डीसी का पावर फैक्टर नापने हेतु किस प्रकार का मापक यंत्र वो काम में लिया जाता है, चल कुंडली, डायनमो मापी का, मूविंग आयरन का, या कोई नहीं। तो डीसी का पावर फैक्टर हमने पहले क्वेश्चन में शायद बात की थी। डीसी का पावर फैक्टर दोस्तों होता ही इकाई होता है, कोई मापने की इसमें जरूरत नहीं होती। तो राइट आंसर क्या होगा, कोई माप के यंत्र हम काम में नहीं लेते हैं, डीसी का पावर फैक्टर हमेशा ही इकाई होता है। और गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का प्रयोग कितने वाट के लैंपों के लिए किया जाता है, तो बात करते हैं राइट आंसर की। तो गोलियत एडिशन स्क्रू का प्रयोग है वो किया जाता है 100 वाट, 200 से 300 वाट, या 300 वाट से अधिक, या सभी। तो गोलियत एडिशन स्क्रू का प्रयोग किया जाता है दोस्तों 300 वाट से अधिक के लिए, और 200 से 300 वाट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एडिशन स्क्रू प्रकार का, सीधा ही एडिशन स्क्रू प्रकार के होल्डर का प्रयोग करते हैं 200 से 300 वाट के लिए, और 300 वाट से अधिक के लिए हम गोलियत एडिशन स्क्रू का, और सामान्य जो अपना पेडेंट होल्डर होता है वो 100 वाट के लिए काम में लिया जाता है, पेडेंट होल्डर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से भी करवाइएगा, और जो भी अपना डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक तो ज़रूर कर ही दीजिएगा दोस्तों।